माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। जितना थ्योरी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को ज़रूर अटेम्प्ट करनी है। किसी भी रेफरेंस बुक को यूज करें या कोई भी अदर स्टडी मटेरियल हमारे पास है तो उसको यूज करें। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आता है जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है उसमें, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल करके या व्हाट्सअप से भी आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में पीएनसी में हम लोगों ने दो तो बेसिक रूल्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल, जिनका हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन एंड नंबर फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ी। तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब भी हमें वर्ड फॉर्मेशन या नंबर फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। बेसिक मेथड है वो। आगे भी अगर हम लोग कभी प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे तो हमेशा बॉक्स मेथड ही हम यूज करने वाले हैं। तो बॉक्स मेथड का हम लोग यूज करेंगे और बॉक्स मेथड का यूज करते हुए हम लोग प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम यूज भी करते हैं, लोगों से सुनते भी हैं कि पीएनसी में दो फॉर्मूले होते हैं, हम उन फॉर्मूलाज को आज डेराइव करेंगे। उनका यूज कब और कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन रूल या नंबर फॉर्मेशन पे बना लेते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम यह है कि हमें एक नंबर बनाना है। नंबर जो है वो एक्स वाई जेड टाइप का होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। हमको उसका जो पैटर्न है वो एक्स वाई जेड है, मतलब जो उसका यूनिट प्लेस पे डिजिट है मैं उसको जेड बोल रहा हूं, 10th प्लेस पे जो है उसको मैं वाई बोल रहा हूं और जो 100th प्लेस पे उसको मैं एक्स बोल रहा हूं। तो जो 3 डिजिट नंबर है वो इस पैटर्न का है और हमें नंबर ऐसा बनाना है जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे मतलब जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर डिजिट से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए और वो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उससे ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसा हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। प्रॉब्लम यह है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो चूंकि प्रॉब्लम वर्ड फॉर्मेशन का है, कंडीशंस का भी यूज हो रहा है, तो यहाँ प्योर हम बॉक्स मेथड का ही यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इसलिए 3 बॉक्सेस बना लेता हूं। ये हमारा 100 प्लेस का डिजिट, ये 10th प्लेस का और ये यूनिट प्लेस का। अगर आप लोग चेक करें तो जो डिजिट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उन दोनों कंडीशंस में y कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ y अज्यूम करते जाएंगे एंड वैल्यूज ऑफ x एंड z फाइंड करते जाएंगे। तो अगर मैं y का वैल्यू 0 लूं, क्योंकि y डिजिट है, अगर हम y का वैल्यू 0 लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर y 0 हुआ तो x लेस देन 0 एंड ए डिजिट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम y को 1 लें तो अगेन ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर y 1 हुआ तो x लेस देन 1 और वो डिजिट है, x लेस देन 1 और डिजिट है, तो x का पॉसिबल वैल्यू कितना हुआ, केवल 0। लेकिन x 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो हमें 3 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा, हमें कितने डिजिट नंबर मिलने लग जाएगा, 2 डिजिट नंबर। तो अब अगर मैं y को 2 लेता हूं तो देखो x का पॉसिबल वैल्यू आएगा 1, वो z का पॉसिबल वैल्यू आएगा 0, 1 एंड 2, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z है। तो y का वैल्यू 2 हुआ तो z का पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2। यहां 0 पॉसिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे डिजिट है। तो देखो यहां हमारे पास टोटल पॉसिबल केस कितने हुए, 3 नंबर्स हुए, 120, 121, 122। तो अगर y का वैल्यू 2 है तो 3 डिजिट नंबर जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो कितने होंगे, 3 होंगे। सिमिलरली मैं आगे टेबल कंप्लीट कर देता हूं। y का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7,
8 एंड लास्ट 9 हो। y का वैल्यू अगर 3 है तो ये 1 एंड 2 होगा, ये 0 to 3 हो सकता है। ये 1 2 एंड 3 होगा, ये 0 to 4 हो सकता है। ये 1 से 4 पॉसिबल है, ये 0 to 5 पॉसिबल है। ये 1 to 5, ये 0 to 6, ये 1 to 6, ये 0 to 7, ये 1 to 7, ये 0 to 8 एंड लास्ट ये 1 to 8 और ये 0 to 9 पॉसिबल है। यहां नंबर ऑफ फेज होंगे 2 into 4, 2 into 1 into 4। नंबर ऑफ फेज टू फिल x 2, y को फिल करने के नंबर ऑफ फेज 1, यहां फिल करने के 4, तो 2 into 1 into 4 कितना 8। यहां होगा 3 into 5 यानी 15, यहां होगा 4 into 6, यहां होगा 5 into 7, यहां होगा 6 into 8, यहां होगा 7 into 9 और यहां होगा 8 into 10। जैसे ही हम सब लोग इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें पॉसिबल 3 डिजिट नंबर मिलने लगेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन जो हम लोगों ने आज फर्स्ट प्रॉब्लम किया वो हमारा वर्ड फॉर्मेशन पे था, नंबर फॉर्मेशन पे था, जिसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस भी यूज थी। जब हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला तभी यूज हो पाएगा जब वहां कुछ भी कंडीशंस ना हो। अगर वहां कोई कंडीशन उसने यूज करी तो हमें बेसिक मेथड यानी बॉक्स मेथड पे ही वापस आना पड़ेगा। क्लियर है? चलो हम लोग पहला फॉर्मूला आज का डेराइव करने जा रहे हैं, जो इस पीएमसी का फर्स्ट फॉर्मूला भी है और हम लोग उसको बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन कुछ उसमें कंडीशंस है यूज करने की, तो हम लोगों को कंडीशंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा जो चैप्टर में पी वर्ड है उसका, और उस पी वर्ड का हमारा मतलब होता है परम्यूटेशन। पी वर्ड का क्या मतलब होता है? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का अगर हम लोग सिनोनिम्स लिखें तो सिनोनिम होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का सिनोनिम क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनको अरेंज करना है। अरेंजमेंट एक रो में भी हो सकता है, एक राउंड सर्कल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे आइदर इन ए रो और इन ए सर्कल, तो हम उसको बोला करते हैं परम्यूटेशन। क्या बोला करते हैं? परम्यूटेशन। जो हम फर्स्ट फॉर्मूला, तो अरेंजमेंट का मतलब शायद आप लोग समझ गए कि अरेंजमेंट का मतलब, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्वियस सी बात है जब हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वहां ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो हमारे पास 11 प्लेयर्स की टीम है, क्रिकेट टीम है हमारे पास, उसमें हमें उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो डिसाइड करना है। तो मैं सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट पोजीशन पे भेजूं या मैं उसको 10th पे भेजूं, इंपैक्ट आएगा। वो होता है अरेंजमेंट। तो जब अरेंजमेंट हमें करना होता है तो अरेंजमेंट में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो यहां अभी जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो है अरेंजमेंट इन ए रो। इन ए राउंड सर्कल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो अरेंजमेंट करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं? एक रो में। सपोज करो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहली बात जो हमें याद रहनी चाहिए कि जो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। मैं इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहता हूं इन ए रो विदाउट एनी कंडीशन। ये लास्ट के 3 वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी कंडीशन। जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने वाले हैं एक रो में
लेकिन कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन ना नहीं होगी, वो सब विदाउट एनी कंडीशन अरेंज करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग डेराइव करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट कितने अरेंज करने हैं, आर। तो बेसिक मेथड, मैंने यहाँ आर बॉक्सेज बनाए, ये हमारे आर बॉक्सेज हैं। ये मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये बॉक्स का नंबर लिख रहा हूं, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है, ये आरएच बॉक्स है। हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, ध्यान रहे, डिफरेंट। अरेंजमेंट किसमें हो रहा है, रो में, लेकिन ये अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन है, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो हम अभी डेराइव करने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर हुए, फॉर्मूला फेल। अगर अरेंजमेंट रो में नहीं हुआ तो फॉर्मूला फेल। अगर कंडीशन हुई तो फॉर्मूला फेल। क्लियर है सब लोगों को? तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये यहां वैलिड होनी चाहिए। आओ फिल करते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं है, सब अनकंडीशनल बॉक्स है, किसी भी बॉक्स को हम पहले बाद में भर सकते हैं। इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज बोलो जरा कितने हैं, n। क्योंकि अभी हमारे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स। मैंने यहां रिपीटेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इट मींस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। रिपीटेशन के बारे में यहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस जो रिपीटेशन है वो यहां पर अलाउड नहीं है, ऐसा हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन को, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने हैं, n है। बताओ जरा, सेकंड बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, n-1। थर्ड बॉक्स के n-2, ये n-3। ध्यान से देखो, जब सेकंड था तो n-1, -1 आ रहा है सेकंड में, थर्ड में -2, फोर्थ में -3, बोलो 10th में क्या होगा, -9, 100 में क्या होगा, -99, तो RH में क्या होगा, -R-1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हुए, टोटल नंबर ऑफ वेज वो इन सब का प्रोडक्ट होगा। यहां मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, क्योंकि हमें आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मैंने यहां मल्टीप्लाई किया है। मैंने इस टर्म को फैक्टोरियल n-r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। जैसे ही हम फैक्टोरियल n-r से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर चेक करना, वो फैक्टोरियल n बनेगा, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल n-r है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज वो होंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। और हम लोगों ने इसको अपनी तरफ से एक सिंबल दे दिया है, और वो सिंबल है NPR का। वो सिंबल किसका है, NPR। तो हम लोगों के पास पहला फॉर्मूला डेराइव हो चुका है, वो है परम्यूटेशन इन ए रो। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी कंडीशन, n ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को विदाउट एनी कंडीशन अगर एक रो में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे NPR। और NPR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। NPR का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास पहला फॉर्मूला परम्यूटेशन का जो है वो डेराइव हो चुका है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को इन ए रो अरेंज करना हो विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन अगर उनको अरेंज करना हो, तो फॉर्मूला होगा NPR फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल। अच्छा, सपोज करो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज all n different objects in a row without any condition,
मैंने आप लोगों को अब ये बोला है कि अब हमें जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है उन सबको एक रो में अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो विदाउट एनी कंडीशन। तो इट मींस कि इस केस में जो r का वैल्यू है वो कितना हो गया n, क्योंकि r होता है नंबर ऑफ अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करने वाले हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स को, वो r है। तो इस केस में r का वैल्यू कितना हुआ n। तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेज है वो होंगे npn। अगर हम लोग npn का फॉर्मूला लिखें तो वो होगा फैक्टोरियल है। तो हमको याद होना चाहिए कि अगर हम ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें इन ए रो विदाउट एनी कंडीशन तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा फैक्टोरियल n। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा उस केस में फैक्टोरियल n होगा। ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड फॉर्मूला इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, है ना। पहले हम दोनों फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा होता है जो चैप्टर का सेकंड वर्ड है और वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हम हिंदी में बोला करते हैं संचय। कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोला करते हैं हम लोग? संचय। कॉम्बिनेशन का जैसे परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट था, वैसे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। मतलब इस बार हमें केवल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है? सेलेक्ट करना है। और सोच के देखो, सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सपोज करो मेरे को 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेइंग 11 अगर सेलेक्ट करनी है तो मैं सचिन तेंदुलकर का नाम फर्स्ट पे लिखूं या 10th पे लिखूं, वो टीम में इन होगा, है ना। चाहे फर्स्ट पे लिखे चाहे 10 पे लिखे, वो टीम में इन है। तो वहां पर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में इन या आउट ऑर्डर का कोई भी रोल नहीं होता है। ये बात सबको क्लियर है? अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रोल प्ले करता है, जबकि कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो रोल प्ले नहीं करता है। वहां सिर्फ हमें उनको सेलेक्ट करना होता है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम लोगों को अब नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हमें फाइंड करना है। थोड़ी देर में हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तुम लोगों ने सुन भी रखा होगा, इसका फॉर्मूला होता है NCR। क्या फॉर्मूला होता है इसका? NCR। तो हमें नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया इट इज x। हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये x है। अच्छा, अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो सोच के देखो, अरेंजमेंट जो है वो दो प्रोसेस को कंप्लीट करने पे बनेगा। सोचो, अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सपोज करो 10 में से मेरे को 5 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, तो हमें यहां दो प्रोसेस कंप्लीट करने पड़े। पहले तो 10 में से 5 को सेलेक्ट करना पड़ा, एंड जो सेलेक्टेड 5 है उनको हमने अरेंज किया। बोलो यस और नो? तो जो अरेंजमेंट का प्रोसेस होता है, अरेंजमेंट का प्रोसेस वो 2 वर्क को कंप्लीट करने पे हो रहा है। फर्स्ट इज सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट देयर अरेंजमेंट। और अगर दोनों वर्क कंप्लीट करने पड़े तो वहां कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, मैंने पहले n में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ वेज कितना अज्यूम कर रखा है हमने? x। ये तो हमने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है n में से r को। अब हमारे हाथ में बोलो कितने ऑब्जेक्ट हैं? r। मैंने इन r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया इन ए रो। हमारे हाथ में r ही ऑब्जेक्ट हैं
और ऑल ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ फेज क्या होगा, फैक्टोरियल आर। ऐसा हमने अभी भी नोट पढ़ा। ये मैंने ऑल आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है इन ए रो। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, दोबारा ध्यान से देखो। पहले हमने एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उन आर ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज किया। प्रोसेस के शुरू से लेकर तुम एंड तक ऑब्जर्व करो। हमारे पास इनिशियली एन ऑब्जेक्ट्स थे, जब हम आगे बढ़े तो उनमें से आर को सेलेक्ट किया, फिर हमने उन आर को एक रो में अरेंज किया, प्रोसेस खत्म हो गया। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा एन में से फाइनली आर ऑब्जेक्ट एक रो में अरेंज हो गए? यस और नो? दोबारा सुनो, जब प्रोसेस शुरू हुआ तो हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने उनमें से पहले आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर उन आर ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज किया, प्रोसेस खत्म। तो जब हम लास्ट में देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स एक रो में अरेंज हो चुके हैं, और उनको अरेंज करने का टोटल नंबर ऑफ फेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। मैंने फैक्टोरियल आर से डिवाइड किया, जैसे ही फैक्टोरियल आर से डिवाइड किया तो मेरे को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज मिलने लगे, और वो क्या हुए, एनसीआर। तो अगर हमें एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को विदाउट एनी कंडीशन अगर हमें सेलेक्ट करना है, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को विदाउट एनी कंडीशन अगर सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फेज क्या होंगे, एनसीआर। देखो यहां हम लोग अब कुछ कंडीशंस जनरेट करते हैं। वैसे तो जो मैं कंडीशंस जनरेट करूंगा उनको हमें याद नहीं रखना है, समझ में आना चाहिए, और उनका हमें यूज करना आना चाहिए, ठीक है, कहीं उनको लर्न मत करना। चलो जैसे सपोज करो मेरे को ये बोला जाए, अभी भी एन में से आर को ही सेलेक्ट करना है, एन डिफरेंट है ये, और हमें गिवन है कि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर सेलेक्टेड। मेरे को ये बोला हुआ है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r को सेलेक्ट करना है, लेकिन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को कभी सेलेक्ट नहीं करना। तो हमने क्या किया, उन p ऑब्जेक्ट्स को निकाल के अलग रख दिया। बताओ जरा, उन p ऑब्जेक्ट्स को निकाल के अलग रख दिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने रहे, n माइनस p। दोबारा ध्यान से सुनो, टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें गिवन है कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर वो गिवन है कौन से हैं, रैंडम नहीं है। अगर रैंडम होते तो यह दिक्कत हो जाती। p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें सेलेक्ट कभी भी नहीं करना है, तो मैंने उनको निकाल के अलग रख दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट क्या रहे, n माइनस p। इन n माइनस p में से हमें अभी भी कितने सेलेक्ट करने हैं, r, और n माइनस p में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज क्या होंगे, n माइनस p cr। समझ आया सबको? तो अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हों, और ये गिवन है कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर सेलेक्टेड, तो टोटल नंबर ऑफ फेज क्या होंगे, n माइनस p cr। क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ फेज, n माइनस p cr। और सपोज करो अगर मेरे को ये बोला जाता कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, अगर हमें ये बोला जाता कि वो p पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑलवेज हमें सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने अभी भी उन p को अलग कर लिया, वो हमारी टीम में शामिल होंगे, उनको पहले ही अलग निकाल के रख लिया। टोटल ऑब्जेक्ट थे n, p को अलग निकाल के रख दिया। बताओ रिमेनिंग कितने रहे, n माइनस p। अभी हमारे हाथ में रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने रहे, n माइनस p। टोटल सेलेक्ट करने थे r, जिनमें से वो p हमेशा टीम में है, तो हमें रिमेनिंग कितने सेलेक्ट करने हैं, r माइनस p। तो हमारे पास जो n माइनस p ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हमें r माइनस p को सेलेक्ट करना है, और n माइनस p में से r माइनस p को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज क्या होंगे,
एन माइनस पी सी आर माइनस पी। ये हमको एज ए फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए डेराइव किया है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ कुछ समझ आ रहा है। बाकी हमें फॉर्मूला सिर्फ एनसीआर और एनपीआर ही याद होना चाहिए। वीडियो को आप लोग 2 बार जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। दोनों फॉर्मूलाज का हमें यूज कब करना है इसको एकदम अच्छे से समझें। कल हम लोग इनका यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम एनसीआर और एनपीआर का यूज करते हैं। जहां इनका यूज नहीं होगा उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करें जो भी हमने आज पढ़ा है, कल पढ़ा है, और स्टडी रेगुलर जरूर रखें अपने टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।